बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो है हम लोगों की डिफरेंशिएशन की थर्ड क्लास है। पहली क्लास के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग एक इक्वेशन को डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं। इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं, वी टेक डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स और फिर पावर को पीछे लेके मल्टीप्लाई करके -1। तो जो हमारा नया एक्सप्रेशन आता है वो होता है डी वाई बाई डी एक्स। इसकी हमने एग्जाम्पल्स करी थी पहले। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन है तो वो किस तरह हो रही होगी। ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा होता है बच्चों, वही पावर पीछे आती है, मल्टीप्लाई होती है, फिर -1 होती है, मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ द ब्रैकेट। तो उससे ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन हो जाती है। इसकी हमने कुछ एग्जांपल्स करी थी। फिर मैंने आपको क्लास 2 में बताया था कि हम लोग ये जो डिफरेंशिएशन हमने सीखी थी पहली क्लास में, हमने क्यों सीखी थी। क्योंकि जो हमारी इक्वेशन है जब उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो जो डी वाई अपॉन डी एक्स आता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है ग्रेडियंट। डी वाई अपॉन डी एक्स रिप्रेजेंट्स आर ग्रेडियंट। फिर मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि कर्व की इक्वेशन हमें दी हुई होती है और एग्जामिनर आपसे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन मांगता है। तो टेंजेंट का ग्रेडियंट और कर्व का ग्रेडियंट जो है वो सेम होता है। और कर्व का ग्रेडियंट और नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या मतलब है, मतलब अगर आपके पास कोई ग्रेडियंट दिया हुआ है 2/5, आप उसको रेसिप्रोकल करोगे तो 5/2 हो जाएगा। और साइन जो है वो चेंज हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ आके नेगेटिव साइन हो जाएगी। फिर हमने इसकी 3 एग्जांपल्स करी थी जिसमें 2 सवाल मैंने आप लोगों को करवाए थे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के। ये 2 सवाल मैंने कराए थे और फिर ये एक सवाल आप लोग ने खुद किया था। ठीक है, आज हम अपने लेक्चर को आगे की तरफ लेके जाते हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आज हमारा डिफरेंशिएशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। शुरू करते हैं। तो पहले कुछ बातें हमें डिस्कस करनी है कि व्हेन द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जब भी हमारा कर्व एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा, जब भी हमारा कर्व एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा, इसका मतलब क्या होगा, ग्रेडियंट जो है इट विल बी इक्वल टू जीरो। ग्रेडियंट किसके बराबर होगा, ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू जीरो। कभी भी अगर सवाल में आपके पास लिखा हुआ आएगा कि द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो आपको क्या याद आएगा कि इसका मतलब ग्रेडियंट क्या है, जीरो है। ग्रेडियंट जीरो का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि ग्रेडियंट किस तरह आता है, ग्रेडियंट आता है इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके। इसी तरह अगर एक पॉइंट आ जाए आपके पास, व्हेन द कर्व इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। जब कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो हमारा ग्रेडियंट होता है इन्फिनिटी। तो हमारा ग्रेडियंट क्या होता है, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का कोई, इन्फिनिटी हम लोग कैलकुलेटर में प्लग इन नहीं कर सकते। हम लोग कैलकुलेटर में बेटा इन्फिनिटी नहीं लिख सकते ना। तो इन्फिनिटी की जगह आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग बोलोगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/0। क्योंकि आप किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड कर, ओ सॉरी, किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। तो ये पॉइंट आपको बताना चाहिए कि जब भी आपका कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू जीरो। और जब भी आपका कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/0 विच इज इन्फिनिटी। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट्स के नाम लिख रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं। स्टेशनरी पॉइंट, फिर एक होता है टर्निंग पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट। जब भी आपके पास ये पांच लफ्ज हैं, स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, इन सब का मतलब एक ही है। इन सब का मतलब क्या है,
व्हेन द कर्व टर्न्स, व्हेन द कर्व, ये आपका कर्व है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे आपका कर्व टर्न हो रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी, टर्निंग, एक्सट्रीम, मैक्सिमम और मिनिमम। तो जब भी ये पांच लफ्ज लिखे आएंगे, तब भी आपके दिमाग में क्या आएगा कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्या यहां तक कोई मसला है किसी को? बेटा यहाँ पे ये पांच लफ्ज लिखे हुए हैं, स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, एक्सट्रीम, मैक्सिमम और मिनिमम। इन सब का मतलब क्या है कि जब कर्व टर्न कर रहा होता है ना, उन सब के नाम है ये। तो कर्व यहाँ पे टर्न हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ग्रेडियंट होगा हमारा जीरो, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू जीरो। तो जब भी सवाल में एग्जामिनर बोलेगा कि ये एक स्टेशनरी पॉइंट है या टर्निंग पॉइंट है या एक्सट्रीम है या मैक्सिमम है या मिनिमम है, आप लोग क्या बोलोगे? dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो बोलोगे। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा? सब जवाब दे दें चैट बॉक्स में। यस सर, यस, ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि y हमारी इक्वेशन होती है और फिर dy अपॉन डी एक्स हमारा ग्रेडियंट होता है। ठीक है, इसी तरह कभी कभार एग्जामिनर क्या बोलते हैं, कभी कभार एग्जामिनर आपको फंक्शन दे देता है एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो आपकी इक्वेशन होती है, और जब आप एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हो ना, तो एफ बार एक्स आ जाता है, एफ बार एक्स, ये हो जाता है ग्रेडियंट। एफ ऑफ एक्स को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे ना इस इक्वेशन को, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? एफ, फिर ये डंडी बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं बार एक्स, ये हो जाता है ग्रेडियंट। वाई से आता है डी वाई बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स से आता है डी वाई बाय, ओ सॉरी, एफ ऑफ एक्स से आता है एफ बार एक्स। ठीक है, अब भाई हमारे पास दो तरह के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, एक होता है इंक्रीजिंग फंक्शन और एक होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। चेक करते हैं भाई। इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? व्हेन द ग्रेडियंट इज पॉजिटिव, व्हेन द ग्रेडियंट इज, व्हेन द ग्रेडियंट इज पॉजिटिव, मतलब m इज ग्रेटर देन जीरो, या फिर dy अपॉन डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। m पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ? आपकी जो लाइन होगी ना, वो अपवर्ड स्लोपिंग होगी। वो क्या होगी? अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि अपवर्ड स्लोपिंग में ही आपका ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को पता होगा दूसरा फंक्शन है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा बच्चों? डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा? व्हेन द ग्रेडियंट इज नेगेटिव, बिल्कुल सही। डिक्रीजिंग फंक्शन है व्हेन द ग्रेडियंट इज नेगेटिव। व्हेन द ग्रेडियंट इज नेगेटिव। ठीक है, मतलब m इज लेस देन जीरो या फिर dy अपॉन डी एक्स इज लेस देन जीरो। अब इसका मतलब क्या है भाई? कि हमारे पास जो कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, हमारा जो लाइन होगी।
अब अगर मैं आपको एक बड़ा सा कर्व बना के दूं, ये आपके कर्व का टर्निंग पॉइंट होगा। टर्निंग पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है 0। अब अगर मैं इस साइड पे और इस साइड पे कर्व के एक टेंजेंट बना दूं, एक क्या बना दूं? टेंजेंट। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो लाइन है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है अपवर्ड स्लोपिंग है? ये लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है बच्चों या अपवर्ड स्लोपिंग है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या हुआ कि आपका ग्रेडियंट क्या होगा? ग्रेडियंट होगा नेगेटिव। मतलब ये वाली जो साइड है आपकी, ये है डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब इस साइड पे आपका जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव होगा। टर्निंग पॉइंट पे आके आपका ग्रेडियंट हो जाएगा 0। और फिर ये आपके पास अपवर्ड्स लाइन है, टेंजेंट जो बनाई अपवर्ड्स है। तो इसका क्या मतलब है? इसके बाद जो है आपका जो ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो रेड से जो मार्क कर रहा हूं मैं, ये क्या होगा? ये होगा पॉजिटिव। यहाँ हमारे पास आ गया डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया ग्रीन से। ब्लू पे आके ग्रेडियंट हो गया 0 और फिर ये हो गया ग्रेडियंट पॉजिटिव। ये है हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन। और फिर ये है हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। क्या किसी को कोई मसला है यहाँ तक? ठीक है। एक सवाल देखते हैं, एक एग्जाम्पल। अच्छा भाई, यहाँ आ जाओ, ये एक सवाल तैयार हो गया। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x² माइनस 12x+6। इसके तीन पार्ट्स हैं। पार्ट ए है फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ एक्स।
पार्ट बी है फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, और पार्ट सी है फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ये एफ ऑफ एक्स जो है ये क्या होती है बच्चों, ये होती है हमारी इक्वेशन। मैंने आप लोगों को अभी बताया था पीछे कि एफ ऑफ एक्स जो है ये होती है हमारी इक्वेशन। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा एफ बार एक्स। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एफ बार एक्स। डिफ्रेंशिएट किस तरह करते हैं बच्चों, पावर पीछे आके मल्टीप्लाई होके -1, तो 2 3 जार 6, 2 - 1 इज 1, ये बन गया 6x। फिर ये 12x है, x की पावर है 1, 1 इंटू 12 इज 12, x की पावर हो जाएगी 0 विच इज कैंसिल आउट, 1 बन गया, तो यहाँ बच गया -12। और डिफ्रेंसिएशन में कांस्टेंट जो है वो गायब हो जाता है। कांस्टेंट क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो एफ बार एक्स आ गया 6x - 12। स्टेशनरी वैल्यू का क्या मतलब है कि एफ बार एक्स विल बी इक्वल टू 0। सही बात है या नहीं? मैंने आप लोगों को बताया था स्टेशनरी वैल्यू में क्या होता है, ये सब टर्निंग पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होता है, और dy बाई डी एक्स और एफ बार एक्स एक ही बात है। तो मैं बोलूंगा 6x - 12 इज इक्वल टू 0, -12 वहां जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12/6 विच इज 2। कोई मसला बच्चों इस सवाल में? पहला पार्ट हो गया है। स्टेशनरी वैल्यू ऑफ x क्या है, 2 है, मतलब जब x 2 होगा तो आपका ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो 0 होगा टर्निंग पॉइंट पे। ठीक है। पार्ट बी क्या बोल रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब है, इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब है कि आपका ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि ग्रेडियंट क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब मैं क्या बोलूंगा इस सवाल में कि एफ बार एक्स इज ग्रेटर देन 0। एफ बार एक्स क्या है, 6x - 12, -12 वहां जाके हो जाएगा +12, x इज ग्रेटर देन 12/6 विच इज 2। तो रेंज ऑफ वैल्यू क्या आ गई, x इज ग्रेटर देन 2, मतलब जब x 2 से बड़ा होगा तब आपका ग्रेडियंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। और आखिरी पार्ट में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन बोला हुआ है, मतलब एफ बार एक्स इज लेस देन 0। डिक्रीजिंग फंक्शन में एफ बार एक्स इज लेस देन 0। लेस देन 0 में क्या होगा भाई, 6x - 12 इज लेस देन 0, 12 वहां जाके प्लस हो जाएगा, x इज लेस देन 12/6 विच इज 2। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक रैंडम कर्व ड्रॉ करूं तो ये यहाँ पे आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो 2 से कम होगी क्योंकि लेस देन 2 बोला हुआ है। टर्निंग पॉइंट पे आके आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 विच इज द स्टेशनरी वैल्यू, और ग्रेटर देन 2 में यहाँ पे आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। क्या ये सवाल सबको क्लियर है? बच्चों क्या ये सवाल सबको क्लियर है? तो हम लोग आगे कॉन्सेप्ट पे जाएं। हंसला बेटा, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का वो है हायर डेरिवेटिव्स। वो क्या है, हायर डेरिवेटिव्स। हायर डेरिवेटिव्स में क्या हो रहा होता है, हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन दी हुई होती है। तो अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन ड्रॉ करने जाऊंगा ना, एक मैं क्यूबिक ग्राफ अगर आप लोगों के सामने बनाऊं, प्रॉपर ग्राफ तो बनना मुश्किल लग रहा है। रैंडम ग्राफ बना देता हूँ भाई। क्यूबिक ग्राफ मैंने आपके पास एक यहाँ पे बना दिया है।
क्यूबिक ग्राफ में क्या होता है, आपके पास दो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। क्यूबिक ग्राफ में क्या होता है, दो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। एक आपका टर्निंग पॉइंट यहाँ आ रहा है ऊपर, और एक आ रहा है ये वाला टर्निंग पॉइंट। अब जो टर्निंग पॉइंट आपका ऊपर आ रहा होता है ना, वो होता है आपका मैक्सिमम पॉइंट। ये क्या होता है आपका मैक्सिमम पॉइंट। और ये जो पॉइंट आपका नीचे आ रहा है, ये होगा आपका मिनिमम पॉइंट। ठीक है, ये आपका है मैक्सिमम पॉइंट और ये है आपका मिनिमम पॉइंट। अब हायर डेरिवेटिव्स की मदद से हम लोग पता लगाते हैं कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमम है और कौन सा पॉइंट मिनिमम है। पता किस तरह लगाते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी मैं आप लोगों को। y इज इक्वल टू 4x³ - 3x² + 6x - 4, x इज इक्वल टू 1। अब मुझसे एग्जामिनर अगर पूछे कि देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब इसका एक डेफिनेट सी बात है कि एक मैक्सिमम पॉइंट भी होगा और एक मिनिमम पॉइंट भी होगा। अब एग्जामिनर बोल रहे हैं कि आप बताओ कि जब x की वैल्यू 1 है तो पॉइंट जो है वो मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है। जब x की वैल्यू 1 है तो पॉइंट मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें दो बार डिफ्रेंसिएशन अप्लाई करनी पड़ेगी। हमें दो बार डिफ्रेंसिएशन अप्लाई करनी पड़ेगी। अब y को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स करेंगे। ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 3×4 = 12x², 2×3 = 6, x गायब हो जाएगा, सिर्फ 6 बचेगा, कांस्टेंट गायब हो गया। ये आ गया dy/dx। ये क्या हुआ, एक दफा डिफ्रेंशिएशन हुई है। अब जब हम लोग इसको एक और दफा डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसे हम बोलते हैं डबल डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d²y/dx² इज इक्वल टू 2×12 = 24, x - 6। ये आपका आंसर आ गया। ये आपने क्या कर दिया, ये आपने कर दिया डबल डेरिवेट, दो दफा डिफ्रेंशिएट कर दिया इक्वेशन को। अब आप x की जो वैल्यू है उसको डबल डिफ्रेंशिएशन वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो 24, x की जगह 1 - 6, 24 1 = 24, -6 is 18। तो अगर जो आपका फाइनल आंसर है ये पॉजिटिव आता है तो ये होता है मिनिमम पॉइंट, और अगर ये आंसर नेगेटिव आता है तो ये होता है मैक्सिमम पॉइंट। तो इस केस में जो आपका आंसर है वो है मिनिमम, क्योंकि 18 जो है वो पॉजिटिव है। तो बेटा बेसिकली हो क्या रहा होता है, एग्जामिनर बोलता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर का मतलब क्या है कि आप बताओ कि आपका जो टर्निंग पॉइंट है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। आपका जो टर्निंग पॉइंट है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब आप किस तरह बताओगे कि आपका पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है। आप इक्वेशन को दो दफा डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास d²y/dx² आ जाएगा, और फिर आप उसमें अपना गिवन पॉइंट सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आंसर या तो आ रहा होगा पॉजिटिव या तो आ रहा होगा नेगेटिव। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है इसका क्या मतलब है कि d²y/dx² इज, ओ सॉरी, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है कि आपका जो नेचर है वो मिनिमम है, और अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो आपका नेचर क्या है, मैक्सिमम। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, पॉजिटिव जो है वो मिनिमम वैल्यू होती है और नेगेटिव जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक सवाल जरा इसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। और ये मैं जरा अच्छे से लिख देता हूँ।
अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है मतलब मिनिमम पॉइंट, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव है मतलब मैक्सिमम पॉइंट। बेटा 24 इंटू 1 इज 24, 24 माइनस 6 इज 18 ना। ठीक है, एक सवाल देखते हैं। पहला पार्ट बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है बेटा, कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों बताने हैं, ठीक है। और स्टेशनरी पॉइंट का मतलब क्या है बेटा, जरा मुझे चैट बॉक्स में आप लोग बताओ। मुझे आप लोग बताओ कि स्टेशनरी पॉइंट का क्या मतलब हुआ। स्टेशनरी पॉइंट से हमें क्या हिंट मिलती है। कि ग्रेडियंट इज इक्वल टू जीरो मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन को हमें करना होगा डिफरेंशिएट। जब मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, थ्री पीछे आया, थ्री अपॉन थ्री इज वन, ये बन गया एक्स स्क्वायर। टू पीछे आया, टू थ्री जार सिक्स, सिक्स अपॉन टू इज थ्री, तो प्लस थ्री एक्स माइनस फोर, ये एक्स गायब हो जाएगा। क्या बेटा इस पार्ट में कोई मसला है जो मैंने डिफरेंशिएशन करी है डायरेक्ट। अलिशबा बेटा ये क्लियर है कि डी वाई अपॉन डी एक्स किस तरह है। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं हम लोग, पावर को पीछे लेके आते हैं और फिर माइनस कर देते हैं। जब ये थ्री पीछे आएगा तो यहाँ थ्री आ जाएगा और यहाँ टू आ जाएगा, थ्री अपॉन थ्री इज वन, तो यहाँ बच गया बेटा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे टू है, टू पीछे आएगा तो टू मल्टीप्लाई बाय थ्री डिवाइड बाय टू और पावर हो जाएगी वन। टू थ्री जार सिक्स, सिक्स अपॉन टू इज थ्री, तो थ्री और एक्स की पावर वन इज एक्स। और फोर एक्स में क्या होगा, यहाँ पे वन है, वन फोर जार फोर और वन माइनस वन जीरो, मतलब ये एक्स गायब हो गया, तो यहाँ बच गया फोर। ये हमने कर दिया इक्वेशन को डिफरेंशिएट। अब स्टेशनरी पॉइंट का क्या मतलब है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। मिडिल टर्म ब्रेकिंग का पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे फोर है, फोर वन जार फोर। फोर के फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, फोर मल्टीप्लाई बाय वन और टू मल्टीप्लाई बाय टू। थ्री कैसे आएगा, फोर मल्टीप्लाई वन से आएगा, ये बेसिक ओ लेवल मैथ्स है। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस फोर, माइनस वन कॉमन लेंगे, एक्स प्लस फोर। तो एक ब्रैकेट बनेगा एक्स माइनस वन का, दूसरा बनेगा एक्स प्लस फोर का। जब भी दो ब्रैकेट इक्वल टू जीरो हो रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट को अलग अलग इक्वल टू जीरो करके सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू आ गई वन और एक्स की वैल्यू आ गई माइनस फोर। अच्छा बेटा, अगर सवाल में यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट लिखा हुआ होता तो यहाँ पे आगे सवाल कंप्लीट हो जाता, लेकिन क्योंकि सिर्फ कोऑर्डिनेट्स लिखा हुआ है, मतलब मुझे एक्स और वाई दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो अब मैं वाई के पॉइंट्स निकाल लेता हूँ। वाई के पॉइंट्स किस तरह आएंगे, मैं इन पॉइंट्स को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो y इज इक्वल टू वन का क्यूब अपॉन थ्री
+3/2 1 का स्क्वायर -4 1। और एक दफा हम लोग कर देंगे -4 को सब्स्टिट्यूट। बेटा कैलकुलेटर यूज करके मुझे जरा आंसर बता दो आप लोग। बेटा मुझे जरा इसके आंसर्स बता दें आप लोग। 1 से क्या आ रहा है और 4 से क्या आ रहा है? 1 से क्या आ रहा है और 4 से क्या आ रहा है भाई? जल्दी से कोई सॉल्व कर दो। 1 से आ रहा है -13/6। और 4 से क्या आ रहा है भाई? -4 से। -4 से क्या आ रहा है? हमजला यार कैलकुलेटर तो सही इस्तेमाल कर लो, ये आंसर सही नहीं लग रहा मुझे आपका। बेटा कोई और बता दे, -4 से क्या आ रहा है? नहीं यार। हमजला यार आप कैलकुलेटर में सही डाल नहीं रहे हो आंसर। बाकी सब लग रहा है सो रहे हैं। अरे जी बेटा आपके पास कैलकुलेटर नहीं है क्या? हाँ भेजो अंजला। अब इस यहाँ पे माइनस है यार। ठीक है। ये -4 होना चाहिए। अंजला देखो शायद ये गलती करी हो आपने भी। एक्स की जगह -4 था। एक्स की जगह -4 डाला था आपने। बेटा -4 डालो ना। एक्स की वैल्यू -4 आई थी। बताओ क्या आ रहा है फिर? ठीक है। मतलब 56/3 आ रहा है ना आपका आंसर।
56/3। ठीक है। अब पार्ट बी क्या बोला है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। मतलब ये जो आपके टर्निंग पॉइंट्स आए हैं दो, इसमें एक मैक्सिमम होगा एक मिनिमम होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्यूबिक है। तो बताना है कि किस पे मैक्सिमम है और किस पे मिनिमम है। तो नेचर बताने के लिए हमें करना होता है डबल डिफरेंशिएट, मतलब हमें इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार तो हम लोग पार्ट वन में डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो पार्ट बी हो जाएगा d² y/dx²। इसको मैं कोई और कलर से कर लेता हूँ, d² y/dx²। तो टू पीछे जाके हो जाएगा, 2 1 2, और ये 1 बन जाएगा 2x, 3x बन जाएगा 3, और -4 गायब हो जाएगा। तो d² y/dx² जो है वो आ रहा है 2x+3। अब एक दफा हम लोग डालेंगे 1 और एक दफा हम लोग डालेंगे -4, विच इज 5, विच इज -5। तो बेटा जब x 1 है तो नेचर क्या है, मिनिमम है या मैक्सिमम है? जब x 1 था तो नेचर क्या था? वेरी गुड, मिनिमम। और जब -4 था तो मैक्सिमम। ठीक है, क्या ये क्लियर है बेटा सबको? ये एक पोर्शन हमारे डिफरेंशिएशन का जो है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के अंदर हमारे पास यही चीजें हैं। पहली चीज है बेसिक डिफरेंशिएशन, फिर ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन आ जाती है जो हमने पढ़ी थी। फिर हमारे पास आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, जिसके हमने 3 सवाल करे थे। इस तरह का सवाल आ जाता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर्व का, जो हमने यहाँ करा था, स्टेशनरी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। या फिर हमारे पास आता है हायर डेरिवेटिव, जिसमें हमें नेचर ऑफ रूट्स बताने होते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ चेंज। वैसे तो मैंने सोचा था मैं आप लोगों को ये वाला टॉपिक कल पढ़ाऊंगा, रेट ऑफ चेंज का, लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम है अभी, तो अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ सिर्फ इस टॉपिक का। रेट ऑफ चेंज का मैं आप लोगों को सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस टॉपिक में क्या हो रहा होता है। अच्छा बच्चों, अब रेट ऑफ चेंज जो है ना वो किसी भी चीज का हो सकता है। रेट ऑफ चेंज जो है वो एक्स का भी हो सकता है, वाई का भी हो सकता है, वॉल्यूम का भी हो सकता है, और एरिया का भी हो सकता है। अब अगर हमें एग्जामिनर बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, तो बेटा रेट ऑफ चेंज जो है ना वो होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब डिनोमिनेटर में जो है वो dt आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, dt। और न्यूमिनेटर में क्या आएगा, जिससे रेट ऑफ चेंज हो रहा होगा। जैसे अगर x से हो रहा होगा तो dx आ जाएगा, y से होगा तो dy आ जाएगा, वॉल्यूम से होगा तो dv आ जाएगा, और एरिया से होगा तो da आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर बोला हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ x, रेट ऑफ चेंज ऑफ x का मतलब है dx। रेट ऑफ चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dx/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ x क्या हो गया, dx/dt। बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या हो रहा होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या होगा? वेरी गुड, रेट ऑफ चेंज ऑफ y होगा dy/dt।
रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम होगा dv अपॉन dt, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होगा dA अपॉन dt। ठीक है, पहले तो आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए। अब रेट ऑफ चेंज के सवालों में हो क्या रहा होता है, एक चीज आपको गिवन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल dx अपॉन dt आपको गिवन है, और एक चीज आपको निकालने के लिए एग्जामिनर बोलेगा dy अपॉन dt विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, एक आपको इक्वेशन दी हुई होगी y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एक आपको x की कोई वैल्यू दी हुई होगी x इज इक्वल टू 2 या s, कोई भी वैल्यू हो सकती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक रेट ऑफ चेंज गिवन होता है, एक रेट ऑफ चेंज रिक्वायर्ड होता है, एक इक्वेशन होती है और एक पॉइंट होता है। इसकी मदद से आपको जो रिक्वायर्ड चीज है वो निकालनी है। ठीक है, अब रिक्वायर्ड चीज निकालने के लिए आप इस्तेमाल करते हो चेन रूल। रिक्वायर्ड चीज निकालने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? चेन रूल। अब चेन रूल क्या है भाई? चेन रूल का मतलब है एक चीज आराम से नहीं आ रही है, आपको उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके निकालना होगा। ठीक है ना, आसानी से नहीं आएगी, मुश्किल से आ जाएगी। मतलब क्या है कि अगर आपको dy अपॉन डी एक्स निकालना है, अगर आपको निकालना है dy अपॉन डी एक्स, तो चेन रूल के हिसाब से आप लोग दो फ्रैक्शन बनाओगे, दो फ्रैक्शन बनाए और बीच में आ गया मल्टीप्लाई। जो वेरिएबल ऊपर होगा वो एज इट इज ऊपर आ जाएगा, जो वेरिएबल नीचे होगा वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो यहाँ आ गया dy और यहाँ आ गया dx। जो वेरिएबल ऊपर है वो ऊपर आ गया, जो वेरिएबल नीचे है वो नीचे आ गया। अब ये जो खाली जगह है, यहाँ पे वो वेरिएबल आएगा जो सवाल में गिवन होगा, मोस्टली dt होता है। तो अननोन जगहों पे हम क्या लिख देंगे? अननोन जगहों पे हम लिख देंगे dt। तो ये क्या बन गया? dy अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स। बेटा अगर ये dt सिंप्लीफाई हो जाएगा तो ये dy अपॉन डी एक्स ही बनेगा ना, मतलब ये और ये चीज सेम है। क्या आप लोग मानते हो कि ये और ये सेम ही है, एक ही बात है ये? लेकिन होगा क्या, ये चीज इस तरह से नहीं निकल पाएगी, लेकिन इस तरह से सॉल्व करोगे तो निकल आएगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं चेन रूल। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? चेन रूल। अब जैसे मैं आप लोगों को एक सवाल दे देता हूँ। Given that the equation y is equal to 2x square plus 4x minus 5 at x is equal to 1, the rate of change of y 3 units per second. Given that the equation y is equal to 2x square plus 4x minus 5 at x comma at x is equal to 1, the rate of change of y is 3 units per second। देखो विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ x। अब सवाल को किस तरह लिखेंगे हम लोग? रेट ऑफ चेंज ऑफ y का मतलब क्या है? dy अपॉन dt, ये हमने अभी सीख लिया।
डी वाई अपॉन डी टी हमें एग्जामिनर ने दिया भाई 3, और हमसे एग्जामिनर मांग रहा है डी एक्स अपॉन डी टी। हमसे एग्जामिनर क्या मांग रहा है? डी एक्स अपॉन डी टी। तो जो चीज मांग रहा है उसका चेन रूल बनेगा, जो चीज मांग रहा है उसका क्या बनेगा? चेन रूल। तो डी एक्स अपॉन डी टी लिखा भाई यहाँ पे, दो फ्रैक्शन बना दिए, मल्टीप्लाई बाय जो न्यूमरेटर में ऊपर आएगा, जो डिनोमिनेटर में वो यहाँ नीचे आ जाएगा। तो यहाँ आ गया डी एक्स और यहाँ आ गया डी टी। बेटा आप लोग मुझे एक बात बताओ, खाली जगहों में क्या आएगा? खाली जगहों में क्या आ रहा होगा यहाँ पे? बेटा डी एक्स और डी टी तो यहाँ आ गए ना, ये सेम चीज थोड़ी रिपीट होगी। डी एक्स और डी टी के अलावा होगा। डी एक्स और डी टी के अलावा सवाल में क्या हो सकता है जो चीज यहाँ आ सकती है? वेरी गुड अलीश भाई, डी वाई। यहाँ पे डी वाई लिखा हुआ था ना, तो आप जो है वो यहाँ पे भी डी वाई लिख दोगे नीचे, और यहाँ पे भी लिख दोगे डी वाई। अब डी वाई अपॉन डी टी तो आपको पता है 3 है, लेकिन डी एक्स अपॉन डी वाई नहीं पता आपको। अब सवाल में आपको एक इक्वेशन दी हुई है और एक पॉइंट दिया हुआ है। इक्वेशन है वाई की। जब आप वाई को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? जब आप y इज इक्वल टू 2x² प्लस 4x-5 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, जो कि हो जाएगा 2 2 जार 4, और फिर x गायब हो गया तो 4x+4, और पॉइंट दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1। जब x की जगह 1 लिखेंगे, 4 1 जार 4, 4+4 इज 8, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा होगा 8। ठीक है बच्चों, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स 8 है तो डी एक्स अपॉन डी वाई क्या होगा? अगर डी वाई अपॉन डी एक्स 8 है तो डी एक्स अपॉन डी वाई क्या हो रहा होगा? बिल्कुल ये रेसिप्रोकल होंगे। तो डी एक्स अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा? 1/8। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई विच इज 1/8, एंड डी वाई अपॉन डी टी विच इज 3। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3/8 यूनिट्स पर सेकेंड। ये आ गया हमारा आंसर। कोई मसला बच्चों? इस सवाल में कोई मसला है? अंजिला बेटा क्लियर है? ठीक है, तो बेटा आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको रेट ऑफ चेंज के 2 3 एग्जांपल्स कराऊंगा, और फिर हम लोग 4 5 पास पेपर के क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे डिफरेंशिएशन के। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं कल 6 बजे। अल्लाह हाफिज।